नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अभी माधव निदान का अ, हम लोगों ने अभी तक 11 अध्याय समाप्त कर लिए हैं। तो आज हम हिक्का और श्वास यह व्याधि पढ़ेंगे और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको हिचकी की प्रॉब्लम होती है और श्वास की भी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर अपने आचार्य लोग हिक्का और श्वास की संप्राप्ति कॉमन ही बताते हैं क्योंकि सभी पित्त स्थान समुद्भव ऐसा बताया है कि हिक्का और श्वास जो रहते हैं वह सब आमाशय से ही उत्पन्न होते हैं। तो इनका कॉमन संप्राप्ति हेतु सब बताया गया है और आप लोगों ने भी पढ़ा है, ये सब सेम ही पढ़ा है। तो हम उसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हिक्का श्वास निदान। फिर पहला और दूसरा नंबर का श्लोक पढ़ता हूँ, फिर उसका टीका भी पढ़ूंगा और आप लोग भी अपना अपना मत बताइएगा क्योंकि जितना हम लोग चर्चा करेंगे उतना बहुत सारे चीजें बहुत सारी पता चलती है, सबका अनुभव पता चलता है। ऐसा बताया है कि विदाही गुरु विष्टम्भी रुक्षाभिषंधि भोजनैहि शीतपानाशन स्थान रजोधुमा तपा निलैहि व्यायाम कर्म भाराद्व वेगाघातापतर्पणैहि हिक्का श्वासस्य काशश्च निर्णम समुपजायते। इतना बढ़िया बता रहे हैं, एक एक चीज जो है वह इतना बढ़िया है। इसमें ऐसे बताया है कि श्वास और हिचकी जो रहती है उनके कास के समान ही सारे हेतु रहते हैं, इसीलिए कास के पश्चात हिक्का और श्वास का आरंभ करते हैं। अब इसमें हेतु है, एक एक हेतु हम देखेंगे। इसमें है कि दाह उत्पन्न करने वाले पदार्थ जो विदाही पदार्थ रहते हैं, जैसे कि मिर्च है, जैसे कि मदिरा है, शराब है, ऐसे पदार्थों का सेवन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है और वो भी रुक रुक के थोड़ा थोड़ा करके किया जाता है। फिर विष्टम्भी पदार्थ जो बहुत ज्यादा विष्टम्भ करते हैं, जो शरीर के अंदर जलन उत्पन्न करने वाले पदार्थ रहते हैं और ऐसे ड्राइनेस करने वाले जैसे चना हो गया। तो ये पदार्थ जो रहते हैं विष्टम्भी रहते हैं, ये वायु का प्रकोप करते हैं। उसी तरह से जो रुक्ष पदार्थ रहते हैं, विदाही गुरु विष्टम्भी रुक्षाभिसंधि भोजने, रुक्ष पदार्थ जैसे कोदो आदि का जो धान्य होता है वह सब रुक्षता उत्पन्न करने वाले रहते हैं। और ये न क्या करते हैं कि जो विष्टम्भी जो पदार्थ रहते हैं वो कब्जियत करते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन करते हैं। और पचने में भी विदाही गुरु विष्टम्भी गुरु पदार्थ भी जो रहते हैं ना, जो पचने में हैवी रहते हैं, यह भी हिक्का और श्वास के हेतु रहते हैं। इसके बाद में बताया है कि अभिसंधि भोजन ही, अभिसंधि भोजन का मतलब है कि जो दही वगैरह जो अभिसंध करते हैं, मतलब स्त्रोतोरोध करते हैं बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ना उजिंग उजिंग ऐसे पानी 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 करके और बहुत ज्यादा स्त्रोतस का अवरोध करते हैं, उनको अभिसंधि पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि उड़द हो गया, मछली हो गया, ज्यादा नमक खाना, भैंस का दूध पीना,
मिक्स फ्रूट सैलेड हो गया, ये सब अभिसंधि पदार्थ होते हैं। फिर बहुत ज्यादा शीतल पदार्थ या पेय पदार्थ लेने से, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, फ्रिज का ठंडा चिल्ड पानी हो गया, ये सब ये सब वायु का प्रकोप करने वाले हैं। फिर अत्यंत शीतल स्थान पे बैठने से, शीतपानाशन स्थान, मतलब पीने, ठंडा पानी पीने से, बैठने से, सोने से। और उसके बाद में बता रहे हैं कि धूल धूम्र आदि के श्वास द्वारा अंदर जाने से, रजो धूमातपा निलयहि, मतलब बहुत ज्यादा धूल या धुआं आदि का श्वास द्वारा अंदर जाने से, धूप और तीक्ष्ण वायु के सेवन करने से, कठिन व्यायाम करने से, अत्यधिक व्यायाम करने से। फिर बताया है कि भाराध्व वेगा घातापतर्पण है, मतलब बहुत ज्यादा वजन उठाने की वजह से। फिर उसके बाद में ज्यादा वे भारा अध्व, अध्व मतलब बहुत ज्यादा सफर, लंबा लंबा लॉन्ग डिस्टेंस में चलने की वजह से या ट्रैवलिंग करने की वजह से। फिर मल मूत्र आदि, छींक आदि के वेगों को रोकने से, वेग मतलब वेगों का धारण करने की वजह से। फिर निरंतर अपतर्पण से, निरंतर उपवास करने से, अपतर्पण ही। इन सब से क्या हो जाता है, ये सब वायु का प्रकोप करने वाले, अग्नि मंदता उत्पन्न करने वाले, स्त्रोतरोध को करने वाले पदार्थ, ये सारे कर्म, ये सबसे क्या होता है, हिक्का श्वासस्य काशस्य, इनसे हिचकी, श्वास रग और कास, ये रोग हो जाते हैं। निर्णाम समुपजायते, मतलब मनुष्यों को ये सारे रोग हो जाते हैं। अब इसी को टीकाकार ऐसे बताते हैं कि समान निदानत्वात् कासानंतरम हिक्का श्वासो। अभी हिक्का और श्वास के सारे जो निदान है, हेतु हैं, वो कास के समान होने के कारण कास के पश्चात हम लोग यहाँ पे हिक्का और श्वास का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। और ये ना एक क्रम जो बताया है अपने आचार्य ने, ग्रंथकारों ने, उसका महत्व है कि इसके बाद ये व्याधि क्यों बताया, इसके बाद क्यों बताया। तो यहाँ पर कास के बाद हिक्का और श्वास का नंबर आता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ननु एतेषां प्रायस तुल्य निदान चिकित्सा त्वेत नैकाधिकारी कथनम अभिधानम, मतलब ये बोलते हैं कि इन दोनों की निदान और चिकित्सा कास के समान ही है, तब इसका कास के अधिकार में समावेश क्यों नहीं किया गया, मतलब कास में ही बता देते, इतना नया चैप्टर लिखने की क्या जरूरत है। तो इसका उत्तर खुद ही देते हैं, उच्यते यद्यपि काच श्वास हिक्का निदानम समानम, तथापि कासस्य दोष भेदाद भेद, तथा वात्तिकः पैत्तिकः श्लेष्मिकः इत्यादि, हिक्का श्वासो तो कफ वातात्मक वेव, यदा दृढ़ बल कफ वातात्मक वेव तो पित्त स्थान समुद्भव, चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 17। इसका मतलब ये है कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जब कास के समान ही हिक्का श्वास है तो अलग से अध्याय क्यों लिखा गया। तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि यद्यपि इनका कास और हिक्का श्वास का निदान समान है, तो भी दोष भेद से कास और ये दोनों हिक्का और श्वास है, ये अलग अलग हो जाते हैं। अब कास जो है, खांसी की बीमारी जो है, वह वातिक वातिक कास होता है, पैत्तिक कास होता है, श्लेष्मिक कास होता है, क्षयज और शतज, ऐसे 5 टाइप होते हैं। लेकिन हिक्कर श्वास है वो केवल वात कफात्मक ही होते हैं, वो उसमें क्षयज शतज ऐसा कोई टाइप नहीं होता है, वात और कफात्मक ही होते हैं। इसीलिए चरकाचार्य जी ने उनका जब चरक संहिता में दृढ़ बलाचार्य जो कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने जब उसको संपूर्ण किया तो उन्होंने लिखा है चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 17वां में कि कफ वातात्मका वे तो पित्त स्थान समुद्भव, मतलब ये पित्त स्थान में उत्पन्न होता है और कफ वातात्मक ही रहता है। कफ की स्त्यांता, कफ का लीनता, इसके वजह से प्राण वाहिनियां जो रहती हैं, श्वास वाहिनियां, वो अवरुद्ध हो जाती हैं, और वायु जो रहता है वो रुक्ष गुण से वहां प्रकोपित हो जाता है और वो संकुचित कर देता है। तो कफ वातात्मक ही होता है। लेकिन कास जो है, खांसी की बीमारी, वो वातज, पित्तज, कफज, शतज, क्षयज, ऐसे 5 टाइप होता है। और सुश्रुताचार्य जी भी बोलते हैं कि सुश्रुतोप्याह वायु कफानुगतः पंच हिक्का करोति ही, सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 51 इति। और भेदनस्त्वन्योः संप्राप्ति भेदाद वेग क्रियादिना च न तु कासवत दोष भेदेन श्वास हिक्काभ्यम हिक्कायाः स्वनतो अपि भेदः। इसका मतलब यह है कि सुश्रुताचार्य जी बोलते हैं कि वायु कफेनानुगतः पंच हिक्का करोति ही, इसका मतलब यह है कि वायु और कफ की वजह से 5 तरह की हिक्का हो जाती है, और इसके अतिरिक्त संप्राप्ति भेद से या वेग क्रिया जन्य भेद से भी भेद पाया जाता है। मतलब जिस तरह से वेग आ रहा है, हिक्का का वेग आ रहा है और श्वास का वेग आ रहा है, उसके आधार पे वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया है, ना कि कास में होने वाले दोष भेद से। अब कास में कैसे बताया कि वात से, पित्त से, कफ से, और उसके बाद में शत से और क्षय से,
दोष भेद और अलग अलग अवस्थाओं के हिसाब से बताया। यहाँ पर जो है हिक्का जो है वो कितना प्रेशर से आ रहा है, कितना वेग के साथ आ रहा है। तो इसीलिए हिक्का को अन्नजा, यमला, शुद्रा, गंभीरा, महती, ऐसे जो कितना उसका इंटेंसिटी है, वेग, उसके आधार पे बताया। यहाँ पे वात पित्त कफ का कोई उतना महत्व नहीं है, वात कफात्मक बोल दिया बस हो गया। और श्वास व्याधि है, उसमें बोला है महान महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास, शुद्र श्वास। मतलब यहाँ पर भी वेग कितना आ रहा है श्वास का, उसके आधार पे वर्गीकरण किया गया है। तो ये जो है ना, महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास, शुद्र श्वास, हिक्का में अन्नजा हिक्का, यमला हिक्का, शुद्रा हिक्का, गंभीरा हिक्का, महती हिक्का। तो ये सब क्रिया सूच भेदक है, क्रिया सूचक, मतलब कितना क्रिया हो रही है, पेशेंट को कितना तकलीफ हो रही है, इससे भेद से विभक्त किया गया है। कास को ऐसा नहीं है, कास में ऐसा नहीं होता कि ज्यादा खांसी आना, कम खांसी आना, ऐसा नहीं है। वहां कास मतलब कास। उसके बाद में बता रहे हैं, कास को तो वाताधिक भेद से विभक्त किया गया है। इसी प्रकार श्वास और कास की अपेक्षा हिक्का एक विशेष शब्द होता है, मतलब उसमें एक ही चीज होता है। श्वास और कास में ऐसा नहीं होता। मतलब कास जो रहता है ना, खांसी आती है, तो उसमें बोला है कि कांस भिन्न तुल्य घोषः, मतलब उसमें कांस, टूटा हुआ कांस्य का पात्र जो भेद आवाज करता है, टूटा हुआ, उस तरह का आवाज आता है। खांसी में एक ही तरह का आवाज आता है, लेकिन हिचकी और श्वास में अलग अलग आवाजें आती हैं, अलग अलग वेग रहते हैं, अलग अलग इंटेंसिटी रहती है, अलग अलग अवस्था रहती है। तो इसीलिए, और दूसरा बोल रहे हैं कि चरक संहिता में ऐसे बोल रहे हैं कि पित्त स्थान समुद्भवाविति विशेषण सुषुम्ते शुद्राम न प्राप्नोति साहि जत्रु मूलात् प्रधावितेति प्रधावितेति पठ्यते चरक मते तु व्यपिता न प्राप्नोति सापि जत्रु मूलाद् संततेति पठ्यते तस्मात् पित्त स्थान समुद्भवाविति विशेषण क्षत्रियो गच्छन्ति न्यायेन बोध्यम। इसका मतलब यह है कि चरकाचार्य जी ने ऐसा बोला है कि पित्त स्थान समुद्भव, ये जब बोलते हैं तो शुद्रा नाम की हिक्का पे ये पित्त स्थान नहीं होता है। शुद्रा नाम की हिक्का है वो पित्त स्थान से नहीं होती है, वो जत्रु मूल से होती है। जो अपना जो मैंडिबुलर ज्वाइंट है ना, नहीं, जत्रुमूल, मैंडिबुलर ज्वाइंट नहीं, जत्रुमूल से उत्पन्न होती है। और सुश्रुताचार्य जी का मत है कि ऐसा सुश्रुताचार्य जी भी बोलते हैं कि जत्रुमूल से ही उत्पन्न होती है। चरक के मतानुसार वेपेता नाम की हिक्का भी जो है वो पित्त स्थान समुद्भव नहीं है। वेपेता नाम की हिक्का जो है जत्रुमूलाद संतता, ऐसा बताया। इसलिए पितृ स्थान समुद्भव इस विशेषण से क्षत्रियो गच्छन्ति। बहुत सारे लोग जो हैं वो छाता लेके जा रहे हैं, उसमें से एक इंसान छाता लेके नहीं जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सारे लोग ना छाता लेके जा रहे हैं, लेकिन एक जो रहता है एक्सेप्शन रहता है। उसी तरह से व्यपेता हिक्का हो गया, या फिर ये शुद्र श्वास हो गया, यह पित्त स्थान समुद्भव नहीं है, लेकिन कॉमन है उसमें भी। तो कॉमन होने की वजह से हम लोग क्षत्रियो गच्छन्ति न्याय से हम बोलते हैं कि पित्त स्थान समुद्भव, लेकिन वो एक्सेप्शनल रहता है। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि शीत शब्द पानादि स्त्रिभिः संबध्यते रजो धूलि साच धूमवानासी प्रवेशात् कारणम व्यायाम कर्म धनुषा धनुराकर्षणादि व्यापारः व्याघातो मलादि वेग विधारणम अपतर्पणम अशनादि काशश्चोक्त अप्येक निदानत्व प्रतिपादनाद पुनरभिहित इति। इसका मतलब यह है कि ये पित्त स्थान समुद्भव बताया है, ये हिक्का और श्वास पित्त स्थान समुद्भव होते हैं, लेकिन जो उन्होंने बता दिया कि व्यपेता नाम की हिक्का और शुद्र श्वास है वह जत्रुमूल से होता है, पित्त स्थान से नहीं होता है। लेकिन प्राधान्य व्यपदेशा भवंती, प्राधान्य रूप से जो चीज ज्यादा रहता है उसको ही माना जाता है क्षत्रियो गच्छन्ति न्याय से। कि बहुत सारे लोग छाता लेके जा रहे हैं और एक इंसान नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम लोग कॉमन देख के बोलते हैं कि ये सब छाता लेके जा रहे हैं, उस आधार पे हिक्का और श्वास को हम पित्त स्थान समुद्भव बोलते हैं। फिर बोल रहे हैं शीत पानाशन स्थान, ये शब्द से बोल रहे हैं कि शीत शब्द ठंडा पानी पीना, फिर अशन ठंडा पान अशनादि का संबंध रहता है। फिर शीतल पानी पीने से, शीतल पदार्थों को खाने से हिक्का श्वास हो जाता है। और रज शब्द से धूली ली जाती है, और वह धुएं का कारण, धुएं की तरह जब रज रहता है वह नाक को चढ़ जाती है, तब श्वास का कारण हो जाती है। धुआं भी कारण है और धूल भी कारण है। व्यायाम शब्द से कठोर धनुष का बलपूर्वक खींचना, इस प्रकार के अन्य साहसिक कार्यों का ग्रहण किया गया है।
वेगाघात का मतलब है कि आहार न करना, उपवास करना, भूख हड़ताल करना, यह सब श्वास और हिक्का के निदान बोले हैं। यद्यपि कास के विवरण पीछे कासाधिकार में क्या गए हैं, लेकिन तीनों के निदान एक समान होने से हिक्का श्वासस्य काशस्य ऐसा कहा गया है। निदान सेम है, लेकिन दोनों को बताना, दोनों का जो मैनिफेस्टेशन होता है व्याधियों का, ये हिक्का श्वास और कास का, ये सब अलग अलग होता है। हिक्का श्वास में कितना इंटेंसिटी से आ रहा है, कितना वेग हो रहा है, ये सब क्रियापद सूचक है। ये सब हिक्का और श्वास उसके आधार पर नाम दिया है। कास जो है वो दोषों के हिसाब से वातज, पित्तज, कफज, शतज और क्षयज, इसके आधार पे होता है। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। जी, एक बार अनम्यूट करके देखिए, आप लोग कर पा रहे हैं? हाँ, कर पा रहे हैं आप लोग। तो किसी को कुछ बोलना है हिक्का और श्वास के बारे में? कुछ अपना एक्सपीरियंस बताना है तो बताइए प्लीज। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप बताइए, हिक्का और श्वास के पेशेंट आपके पास आते हैं, उनका आपने निदान निकाला है क्या? हेतु कैसे है, क्या है? सर प्रणाम। हाँ प्रणाम, बताइए। आते रहते हैं। तो आपने ऐसे हेतु भी उन पे जानने का कोशिश किया कि हिचकी क्यों आई, श्वास क्यों आया, तो ऐसे उन्होंने क्या हेतु का सेवन किया? अगर नहीं हाँ, किया है तो आप करिएगा। निकालता भी हूँ। कई लोगों का तो ये आहार विहार का रहता है, कई लोगों का ये रहता है कि श्वास वगैरह के केसेस में लोग का भी रहता है, और उनका जो कार्य कैसा है, उनका प्रोफेशन कैसा है। कई लोग तो लेबर क्लास के होते हैं जो क्या वगैरह का काम या धूल धुएं का काम करते हैं। कई महिलाएं होती हैं जो घर में किचन का काम, धूल धुएं का काम, चूल्हे में खाना बनाना होता है उनको, तो उसकी वजह से कई लोगों का क्या कहते हैं पैथोलॉजिकल होता है, बीमारी की वजह से होता है। आहार विहार इसमें बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। और अग्निमांद्यता कई लोगों में मिलती है, अग्निमांद्यता की वजह से हिक्का श्वास। अग्निमांद्यता आयुर्वेद में तो अग्निमांद्यता ही हर बीमारी का मूल है, तो उसकी वजह से भी डेवलप होता है। जहाँ तक कास की संप्राप्ति, एक बार आपने ही पढ़ाई थी कि अपान वायु का प्रतिलोम अपान वायु प्रतिलोम होके प्राण वायु को लेती हुई वो कांसे जैसी आवाज करते हुए उदान वायु को साथ में लेते हुए गले से कास का रूप लेती है। आपने बता ही दिया कि वातज, पित्तज, कफज, छतज और क्षयज 5 तरीके की कास के बारे में। और हिक्का का जो हिचकी का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारा लक्षण है, वो किडनी फेलियर वगैरह के केसेस में, सीआरएफ वगैरह के केसेस में भी हिक्का आया करती है। महाऊर्ध, छिन्न, क्षुद्र हिक्का के भी 5 प्रकार बताए गए हैं। शायद चरक में, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, तो महाऊर्ध, क्षुद्र, कुछ टी से था। ठीक है, आप इतना बता दिए, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर आकांक्षा मैम आप कुछ बताएंगी? कंचन मैम आप कुछ बताएंगी? आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं तो आप लोग कैसे, मतलब उनका हेतु वगैरह निकालते हैं? किसी और को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, किसी का अनुभव रहेगा अपना तो। सर नमस्ते। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर अल्कोहल भी एक हेतु होगा? हाँ हाँ, मैंने कुछ दिन पहले एक पेशेंट देखा था, उनका वो हिस्ट्री में अल्कोहल इंटेक तो रेगुलर था, वो साथ में जो चना टाइप का जो सिस्टम भी आहार विहार का था जी, तो उसको कंट्रोल भी नहीं हो रहा था, कंटिन्यूस का आ रहा। बाकी कोई कार्डियक पैथोलॉजी नहीं था जी। वेजी प्रोस्टाइटिस के जो केसेस होते हैं जिसमें मूत्र का वेग रुक जाता है, उसके अंदर हिक्का देखी है मैंने,
और बिल्कुल रुकती नहीं है। फिर उसके बाद अजवाइन के पानी वगैरह से उसको ठीक किया। हाँ, अच्छा आपने देखा है, मतलब जी, वैसे जी। एनालिसिस किया है कि जी, इसकी वजह जी। से हिचकी आ रही है? जी। जी अभी एनालिसिस किया तभी के तभी जी। मूत्र कुछ का वेग जीवों का बढ़ गया। धारण होता है तो होता है ऐसा। जी, बिल्कुल एकदम। हाँ, और किसी को कुछ बताना है? प्रशांत भट्ट जी, डॉक्टर कमल शर्मा जी, डॉक्टर माधुरी यादव जी, आप लोग कुछ बताइए। इतने अच्छे अच्छे चिकित्सक लोग हैं आप तो। प्रशांत भट्ट जी बोलेंगे नहीं क्या? सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बताइए आप, हम मुझे आपको लगा सुनना कोई। चाहते हैं। जी सर। जी सर आते हैं सर, ऐसे पेशेंट बहुत देखे हैं। और मतलब कभी इतना डीपली उसको नहीं मतलब किया, सोचा। लेकिन अभी जैसे आप पढ़ा रहे हो कि ये मंदरा पान हो गया, या ये आपका बहुत ज्यादा अभिसंधी भोजन हो गया, या रुक्ष आहार हो गया, और शीतल जल का पान जैसे बताया आपने, तो ये सब हेतु ही मिलते हैं। और इन पे मतलब यदि हम हेतुओं को बंद करके फिर चिकित्सा करते हैं तो इसमें काफी मतलब आराम लगता है श्वास कांस में, एक्का में। जी सर। जी। और आप लोगों ने कॉमनली तो ये देखा ही होगा कि जो लोग मिर्ची वगैरह खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं और मिर्ची खा रहे हैं, तो हिचकी आना शुरू हो जाता है। जी सर, जी सर, देखा है सर। जी जी सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। जी सर, मैंने गृहिणी की पेशेंट में भी सर अनुभव किया है कि हिक्का आती है सर जो है। जी और इसके अलावा सर सीकेडी की पेशेंट में भी मिलती है, जहाँ ब्लड यूरिया रहता है सर जो है। जी। और मैंने अपने ऊपर भी सर अनुभव किया है कि जब मैं चावल खाता हूँ तब मुझे हिचकी आने लगती है सर जो है। अच्छा, चावल खाने से? जी सर। क्यों, मतलब आपको साथ में नहीं है क्या? नहीं, साथ में तो है सर, पर पता नहीं क्यों सर जो है चावल खाता हूँ तो हिचकी आने लगती है। अच्छा, ठीक है। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। कुछ लोग गाजर खाते हैं ना तो उनको हिचकी आने लगती है। अगर गाजर खाते टाइम पानी नहीं पिया और गाजर डायरेक्ट खाने लगे तो हिचकी आती ही आती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको श्वास का व्याधि होता है, तो शुरुआत ऐसे होती है कि उन लोगों ने फ्रिज का पानी बहुत ज्यादा पिया, बारिश में भीग के खांसी शुरू और बाद में श्वास में कन्वर्ट हो गए। प्रणाम सर। प्रणाम सर। हाँ बोलिए बोलिए, वर्षा मैम आप भी बोलिए, आकांक्षा मैम आप। बोलिए वर्षा मैम। आप बोलिए, आप पहले बोल लीजिए। मैम बोलिए, मैं वैसे भी थोड़ा सा डिस्टर्ब बताएगा, बच्चे को रोकते हूँ, आप बोलिए। जी मैम। सर जो अदरक, अगर ज्यादा अदरक और रस का सेवन करें, कोई चाय में भी ज्यादा हो जाता है तब भी हिचकी आने लगती है। और कॉन्स्टिपेशन के बाद मतलब अपान वायु का ऊर्ध्वगमन होने से भी कुछ पेशेंट में देखा है मैंने। मतलब कल ही आया था तो उसको कॉन्स्टिपेशन भी था, फिर उसको वॉमिटिंग हो गई सुबह, उसके बाद से वो खाना नहीं खा पा रहा था। मतलब 2 दिन से उसको हिचकी आती थी तो खाना ही नहीं खा पा रहा। जैसे ही एक भी कौर अंदर डालता तो हिचकी आना शुरू हो जाती। जी, तो आपने आगे तो ये नहीं किया होगा कि कौन सा तरह का हिचकी है? सर मुझे तो ऐसे ही लगा कि वो वातिक ही है, क्योंकि वात की वजह से, वायु के बात तो ऊर्ध्वगमन की इन्होंने वजह बोला से। ही है, बात कफात्मक ही रहती है श्वास और हिक्का, लेकिन और भी सब टाइप, जैसे कि अन्नजा है क्या, यमला है क्या, शुद्रा है, महती, गंभीरा। सर अगर उसको खाना बस खाने से हो रही है, इसका मतलब अन्नजा ही होगी वो। हाँ और कुछ भी इसे नहीं हो रही थी, मतलब दिन भर और बिल्कुल नॉर्मल रहता था, पानी पीता था तो भी कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ खाना खाता था तभी बस हो रही थी। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू। और मैडम आप बताइए, आकांक्षा मैम आप बताइए। वो बच्चे को छोड़ कोई और बताना चाहे सर बताइए। मैं बोलती हूँ, थोड़ी देर में बोलती हूँ। ठीक है, डॉक्टर अंजना मैम आप कुछ बोलेंगी? आपने ऐसा हेतु निकाला है क्या? और नहीं निकाला है तो आप निकालिएगा और हमें बताइएगा। अंजना मैम। गुड मॉर्निंग सर, सब लोग को सुप्रभात, नमस्कार। जी सर, एक्चुअली ऐसे केसेस जो एक तो होते हैं, मैंने जो रीड किया वो साइकोलॉजिकल केसेस भी मेरे पास आए हैं। समटाइम्स कुछ लेडीज ऐसी होती है जिनको
किसी तरह का कोई मानसिक आघात पहुंचता है या समटाइम्स कुछ इस तरह का टेंशन होता है, उसमें पेशेंट जो है वो उस तरह की कंप्लेन करता है और उसको ऐसी हिचकी आती है कि वो मतलब थोड़ी देर के लिए तो अगर उससे कोई हम बात करते हैं या हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं या उससे थोड़ा उसको कहना चाहिए माइंड को डाइवर्ट करते हैं, तो पेशेंट की हिचकी रुक जाती है उस समय के लिए, क्योंकि वो हेतु यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं या पेशेंट से बात करने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा है ऐसे पेशेंट को कि रात भर मैडम बहुत हिचकी आ रही है, पानी नहीं पिया जा रहा है, ऐसे हो रहा है, और जब हम लोगों ने बात करना शुरू किया तो उसकी हिचकी थोड़ी सी कम हो जाती है। दूसरे पेशेंट ऐसे आते हैं कि जनरली जो बहुत ही जीर्ण अवस्था में होते हैं, जैसे कि मेरे अपने ही कुछ लोग ऐसे कभी कभी लीवर फेलियर में चले गए थे, किडनी फेलियर में चले गए थे, लास्ट स्टेज में थे, तो वो अरिष्ट लक्षण की तरह से बहुत ही स्पेसिफिक तरह की एक हिक्का है आती है, और वो जो असाध्यता की श्रेणी में रखी गई है उसको अब आप डिटेल आप फिर से एक बार आपके साथ पढ़ेंगे। वो हिक्का सर बहुत डराती है, वो अगर एक बार शुरू हो जाती है तो रियली पेशेंट बच के वापस नहीं आता है ICU से। तो ये दो चीजें तो बहुत ही उसमें देखी गई है। तीसरी जो बीच का होता है वो समटाइम्स जैसे हम सभी लोग हैं, कभी जल्दी में कुछ हम लोगों ने अन्न का ग्रहण किया या समटाइम्स हम लोगों ने जो है वो चलते फिरते से मना किया जाता है कि चलते फिरते खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, या कोई भी इस तरह से जो है हमने आहार नियमों का पालन नहीं किया, तो ये कंडीशंस देखने को मिलती है। ये तो ऐसे में हिक्का के बारे में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक बार फिर से रिवाइज करेंगे हम लोग आपके साथ में, और बात का फात्मक कारण बताते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें जो है हम इसके जो वेगों के आधार पर, वेग कितने किसके कैसे वेग होते हैं उनके आधार पर इसका निर्धारण किया गया है, उसी में उसी के आधार पर इनका नाम रखा गया है। तो मुझे लगता है शायद हम जो अरिष्ट विज्ञान पढ़ते हैं तो भी वहाँ पे भी हिक्का का वर्णन आया हुआ है, और बहुत कॉमनली ICU में जिसने भी काम किया है उन सबने इस पे बहुत अच्छे से स्टडी किया है, और वही जो हिक्का होती है उसको असाध्य की श्रेणी में भी रखा जाता है, उसकी कोई चिकित्सा भी नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर पैथोलॉजी देखते हैं तो यूरेमिया हो जाता है, ब्लड लेवल में बहुत ज्यादा यूरिया हो जाती है, पेशेंट सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, सबकॉन्शियस स्टेज में चला जाता है। तो हिक्का से कई अच्छी और कई पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। तो आज थोड़ा सा फिर से पढ़ के उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे आपके साथ। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, और डॉक्टर नवजोत कौर मैम आप कुछ बताएंगी? डॉक्टर अनुरिता सकट मैम आप कुछ बताएंगी? सकट मैम, आपने हिक्का और श्वास के पेशेंट को ऐसे एनालिसिस किया है कि क्या जो यस सर, अन्नजा जो हिक्का है सर वो स्पेसिफिकली देखी है मैंने कि वहां पे आपने जो अभी बताया जितने भी हेतु उसमें से टिपिकल हेतु मिलते हैं सर, खास करके अभिसंधि आहार या श्रोतावरोध होने की वजह से, मलावरोध होने की वजह से, और वहां पे जब तक आप अपान पे काम नहीं करते तब तक सिर्फ टेम्पररी ही ट्रीटमेंट मिलता है। मैंने महती हिक्का के पेशेंट एक 2-3 सर अनुभव किए हैं, जो सॉरी ICUs में पेशेंट जो रहते कि रूबी में भी 2 केसेस थे कि जो वेंटिलेटर पे वगैरह थे, उसके बाद में वो नॉर्मल इसमें 1-2-3 दिन के लिए उनको जब लाया गया कि नाउ दे हैव बीन सेटल्ड, तो उसके बाद में इट वाज एन एंड टाइम एक्चुअली, एक कार्डियक केस थी और एक कार्डियक कंजेस्टिव फेलियर की केस थी। तो उनका मैंने वो हिक्का देखा है सर, शायद हमारे शास्त्र में जो महती बताया गया है वही हिक्का होगा, क्योंकि उसके बाद में पेशेंट कोलैप्स हो गया। सर यहाँ पे डिस्टरबेंस आएगा, मैं ग्राउंड पे हूँ, कोई बात नहीं, बाद में आप खेल लीजिए। उसके बाद ना मेरे भाई के जो फ्रेंड के पापा थे वो खाना खाते खाते हंस रहे थे और हंसते हंसते ना उनको ना हिचकी आया और उनकी डेथ हो गई। ऐसा भी होता है, जो ये बोल रहे हैं ना कि हिचकी की प्राण लेवा भी होती है, मतलब इतना डेंजरस हिचकी होती है। लास्ट सर एक बार इमरजेंसी ना अन्नजा हिक्का जो है उस इसमें मैंने, क्योंकि रात में वो रुक ही नहीं रही थी, कुछ तो भी ऐसे खा के विदाउट मूवमेंट सो गए थे, 80+ थे वो, उनको मैंने मयूर पिच्छावसी घर में ही मशी बना के इंस्टेंट दिया था, लेने के लिए बोला था, और उससे उनकी हिक्का रुक गई थी। तो वही मतलब अन्नजा हिक्का आपको अनुभव करने में बहुत इजीली मिलता है, और स्पेसिफिकली जैसे आयुर्वेद में बताया है तो आप उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। अब तक अगर सबने ऐसे प्लेन हिक्का और क्षुद्र हिक्का करके किया होगा तो भी हेतु के हिसाब से हम बहुत अच्छी तरह से डिफरेंस, बस आज ये क्लियर हुआ कि श्वास में कोई भी अगर लक्षण
पैथिक है तो वो श्वास रिलेटेड नहीं, वो शायद दूसरी किसी व्याधि का होगा, क्योंकि श्वास और हिक्का ये दोनों ऐसा नहीं है, व्याधि जो है। श्वास जो है वो उसमें पित्त का डोमिनेंस रहता है। हाँ होता है सर, क्योंकि लेकिन सर वहाँ पे स्टेरॉइड इनटेक रहता है, पेशेंट कंटिन्यूस इस पे रहता है, क्योंकि मैंने इसे स्टेटस अस्थमेटिकस के जो इमरजेंसी केसेस हैंडल किए हैं तो उनकी ही हिस्ट्री मिलती है। तो उस वक्त में अभी आप पढ़ा रहे थे तो मैं वही सोच रही थी कि इसे वात कफ ये दो ही अगर है तो इसका मतलब हिक्का और श्वास के अलावा अगर और कोई इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें पित्त का ये हो सकता है। तो थैंक्स फॉर क्लियरिंग दिस। और ये 41 नंबर का श्लोक जो है यही अध्याय का लास्ट वाला श्लोक, इसमें क्या बताया, कामम प्राण हरा रोगा बहवो न तू ते तथा यथा श्वास से हिक्का च हरता प्राण माशु च। मतलब सन्निपात आदि ज्वर भी प्राण घातक है, लेकिन हिक्का श्वास के समान प्राण घातक नहीं है। ये इतना आशुकारी, इतना फास्ट होता है कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया हिक्का और श्वास में तो ये तुरंत ही प्राणों का नाश कर देते हैं। इतना डेंजरस है। वायु देखिए कितना ज्यादा प्रकोपित होके और प्राण को निकाल देता है, इतना डेंजरस है। इसलिए इसका बहुत ज्यादा हमें अध्ययन करना चाहिए। एक्चुअली सर ये व्याधि याप्य ही बोले है ना, ये साध्य बोले ही नहीं गए हैं। और आप भी जब ट्रीटमेंट करते तो आपको तभी रिजल्ट मिलता है सर जब आप समान और अपान कॉन्कर कर लेते हैं या वहां पे आप ट्रीटमेंट दे पाते हैं, वहां पे बहुत अच्छा साध्यता होता है या अर्ली स्टेज में। लेकिन अगर कोई क्रॉनिक पेशेंट है, अस्थमिक है, जिसका बहुत दिन से स्टेरॉइड, तो वहां पे सिर्फ आपको याप्य व्याधि ही बोले गए, एटलीस्ट तमक श्वास और ये जो सारे लोग हैं जी। वैजी रीजन कुछ भी हो, लेकिन मृत्यु के समय जो हिक्का आती है, 3 हिक्का आई, किसी को 2 आई, मतलब वैसे हिक्का नहीं आ रही, लेकिन मृत्यु पूर्व जो 3 हिक्का आती है उसको किस तरीके से आप समझाओगे? वही ना, हिक्का इन्होंने बोला है कि वो मृत्यु सूचक भी रहती है। जो शुरुआत के थोड़ा थोड़ा इंटेंसिटी वाला आएगा तो वो तो ठीक हो सकता है, लेकिन जिसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो प्राण घातक होती है। नहीं, इंटेंसिटी भी नहीं होता। अगर मृत्यु पूर्व 3 हिक्का आई और पेशेंट खत्म, कॉज ऑफ डेथ वाज नॉट हिक्का। उतना कितना ऑब्स्ट्रक्शन होगा, सोचिए कि ऑब्स्ट्रक्शन कितना है प्राण वायु में, पूरा ब्लॉक ही कर दिया। ठीक है, डॉक्टर आशा जी आप कुछ बोलना चाहती है तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर आशा। प्रणाम सर। हाँ जी सर, प्रणाम सर। हेलो। हाँ बोलिए। जी, सभी वैद्यगणों को सुप्रभात। सर, जैसे अनुराधा मैडम ने बताया कि हिक्का जो प्राण घातक हिक्का होती है उसमें वातज और पित्तज दोष का ज्यादा अनुबंध रहता है। मेरी खुद की जो सासू माँ थी, शी वाज 67 इयर्स ओल्ड, तो उनको भी यही हुआ था, क्रॉनिक न्यूमोनिया हो गया था और उसके बाद उन्हें जब एडमिट किया गया तो उनके मतलब पूरी जो ट्रैकिया थी उसमें कफ वात का इतना प्रकोप था। हमने काफी प्रयत्न किए, अम्बुश वगैरह भी लगाया, वेंटिलेटर भी लगाया, लेकिन हम उनको बचा नहीं पाए। और उनको क्या हो रहा था, मतलब सिम्टम्स क्या थे? सर, उनको थोड़ा बॉडी पेन था, क्रॉनिक कफ एंड कोल्ड, काफी दिनों से, मतलब 1-2 वीक से कफ एंड कोल्ड वगैरह था। तो किसी डॉक्टर ने, उन्होंने, हम लोग क्या बड़ौदा में रहते हैं और वो वलसाड़ रहते हैं, तो मेरे ससुर जी के साथ बात हुई तो बोले कि थोड़ी वीकनेस जैसी लग रही है और सर्दी खांसी है। तो बोले कि ठीक है चलेगा, सर्दी खांसी की दवाई लेके आए जनरल जीपी से। मैंने बताया उनको सीतोप्लादी वगैरह दे दो, कुछ तो चल जाएगा। तो बोले कि नहीं अभी तो दिखा के आते हैं, फीवर भी है थोड़ा करके। तो जीपी ने उनको ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी। तो ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने से सीवियर शिवरिंग वगैरह होने लग गया, मतलब कफ का ज्यादा प्रकोप हो गया। फिर उनको इमीडिएटली एडमिट करना पड़ा 2 दिन के बाद। हम लोग तुरंत पहुंच गए थे 3 दिन के बाद, लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचते वक्त भी ठीक था, 2-3 दिन तक तो ठीक रहा। उन्होंने कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह दिया हो। मैंने डॉक्टर से बात भी करी कि इनको थोड़ा वेंटिलेटर पे पहले से डाल देना चाहिए, क्योंकि क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ना, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद फिर उन्हें ज्यादा समय नहीं मिल पाता है ट्रैकिया को एक्सपांड करने के लिए। वही उनकी स्टेरॉइड वगैरह चल रही थी सर। तो सर, इसमें ऐसे इमरजेंसी केसेस में हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ये मुझे जानना है। जो हम लोग कर सकते हैं वो तो दिया ही जाता है, जो नहीं किया जा सकता वो मृत्यु सूचक, अरिष्ट सूचक होता है। नहीं सर, जैसे अनुष्का मैडम ने बताया ना, ये मयूर पिच्छ भस्म, तो अच्छा ऐसे ट्रीटमेंट, मयूर पिच्छ मशीन रहता है, कभी कभी बस्ती देना पड़ता है, हिचकी इतनी आ रही होती है तो बस्ती देने से अपान वायु अनुलोमित हो जाता है। जी सर, ओके। कोई भी तरह का बस्ती दे देना चाहिए, तो मात्रा बस्ती दे देना चाहिए, मतलब है ना।
तेल का या काढ़े का भी दे देंगे ना, तो वायु अनुलोम से तुरंत फायदा होता है। और हिंगवाष्टक चूर्ण गर्म पानी के साथ पोषण जल के साथ दिया तो भी फायदा होता है। सर किस तेल की बस्ती दिया जाए सर जो है? क्या सर? किस तेल की सर बस्ती दिया जाए? वातकफात्मक सारी संप्राप्ति में सर दीपन पाचन के लिए चित्रकादि वटी बहुत अच्छा काम करता है। और अगर आपको ये देना है, चाटन देना है, क्योंकि तमक श्वास और इसके वेग में आपको जो भी कंटिन्यूशन में अगर आप मुहुर्मुहु चाटन देते हैं तो उस इसमें सीतोफलादि तालिस आदि जो भी आप यूज कर रहे हो उसमें थोड़ा संधव और जो जिसे बोलते हैं अपना ताम्रभस्म है वो अगर देते हैं तो बहुत फास्ट रिजल्ट आता है। हाँ मैडम, आई थिंक लेखन कार्य करेगा इसकी वजह से। जी सर, इसमें किस तेल की बस्ती दिया जाए सर? शीरबला तेल का भी बस्ती दिया ना मैंने, ठीक है। हिक्का के पेशेंट आए थे तो उनको जो यमला टाइप का है वैसा हिचकी आ रहा था, ठीक ही नहीं हो रहा था। कितना एलोपैथी का भी किया लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा था। वो लोगों ने ये जो रेगलान और क्या क्या दिया था, एंटी एमिटिक और डोमपेरिडॉन ये सब दिया, नहीं ठीक हो रहा था। मैंने बस्ती दे दिया, बस्ती देने के बाद 1-2 घंटे बाद बस्ती प्रत्यागम ऑपरेशन का हिचकी ठीक हो गया। जी सर, अगर मान लीजिए सर नहीं अवेलेबल इमरजेंसी में तो तेल की भी दे तिल सकते तेल हैं? का भी, कोई भी तेल का स्नेहन हो जाता है तो वायु को, हमें वायु की चिकित्सा कर दिया तो सब ठीक हो जाता है। जी जी, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं डॉक्टर माधुरी बोल रही हूँ। हाँ हाँ बताइए। तो इसमें ऐसे नस से भी देते हैं ना कुछ, जल सेंधव जलता है एकदम डाल के तीक्ष्ण से। हाँ ऐसे पढ़ा था मैंने, से याद नहीं है। नस से है ना, श्वास प्रकार रस का देते हैं, प्याज का देते हैं। और नाभि पूरन भी कर सकते हैं सर इसमें। हाँ हाँ वो हो सकता इंस्टेंट के लिए। हाँ सर लोकली मैंने नाभि पूरण करवाया था, लेकिन वो लोग क्या आईसीयू में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अलाउ नहीं करते हैं, तो इस वजह से मैं वो नस्य वगैरह तो नहीं कर पाई। थोड़ा नाभि पूरण और पादाभ्यंग वगैरह कराया था उनको। मैम महानारायण तेल पिलाइए कुमकुम करके, जिसे बोलते हैं ना, थोड़ा गुनगुना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। 20 ml 30 ml भी जाता है तो भी वो स्रोतस और कनकस तुरंत स्रोतस को खोल देता है और अटैक भी सबसाइड होता है। जी मैडम, वो तो एक्सपायर हो गई, 2 साल पहले एक्सपायर हो गई। नहीं सॉरी, एक्चुअली पेशेंट्स के लिए बोल रहे हैं। इससे में कंडीशन आपको मैडम, आपको कोई परमिशन नहीं देगा और कोई मानेगा भी नहीं कि आयुर्वेद काम करता है। लोगों को लगता है आयुर्वेद मतलब ढकोसले है, लेकिन हमें करना है और हमें प्रूव करना है। बस दीजिए आप, जब भी ऐसे केस कभी दिखे तो। जी मैडम, आप ही से हमें प्रेरणा मिलती है। थैंक यू मैम, मैं तो सिर्फ अनुभव शेयर करती हूँ, बाकी तो सीख ही रही हूँ मैं सबसे। बट यू गिव इट, इट गिव्स अ वेरी क्लासिकल रिजल्ट। ओके मैडम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। मेरा एक अनुभव बताऊं? हाँ बताइए सर, बताइए। मैंने विद्ध कर्म से उसके अंदर एक्सपीरियंस लिया है सर कि कितना भी ज्यादा, एक पेशेंट था मेरे पास जिसके पास 10 साल से उसको हिचकी बंद नहीं हो रही थी, कंटिन्यू 10 साल से वो, तो उसको विद्ध कर्म किया ईयर के अंदर, कान के अंदर, तो 2 ही निडल में इंस्टेंट आधे मिनट में ही उसकी हिचकी बंद हो गई सर। तो ऐसा कई पेशेंटों के अंदर देखा है मैंने, करीब 15 से ज्यादा पेशेंट को किया मैंने। प्रणाम, पॉइंट क्या है सर? कहाँ किया? विद्ध कर्म कहाँ पे विद्ध कर्म किए थे सर? ये ट्रायंगुलर फोसा। सर वीडियो ऑन करके बता सकते हैं क्या सर सबको? कप्तान सर, डॉक्टर कप्तान सर, शैलेश भाई कप्तान जी, आप कृपया वीडियो ऑन करके। कान सर वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा सर, उसका जो लोकेशन अंदर डाला ना, तो हाँ सर। अब अभी दिखा नहीं सकते हैं? हाँ सर दिखाता हूँ सर, लेकिन मेरा अपना खुद के ईयर पर दिखाना पड़ेगा मुझे, तो अच्छे से लोकेट नहीं कर पाऊँ। अच्छा ठीक है, तो आप हमें ग्रुप में डाल दीजिएगा, फिर कहाँ पे किया वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो बाकी गंगवार सर आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या सर? हाँ सर प्रणाम सर, मैंने भी एक पेशेंट था सर मेरा ऐसे ही हिक्कप का 3-4 साल पहले, तो सर उसे बीपीएस था और रीनल फेल्योर में पेशेंट था, बेड रिडन पेशेंट था, 80 साल के थे करीब। हाँ डॉक्टर शैलेश बता रहे हैं, एक बार सर उसमें क्या कहते हैं, 1 मिनट रुके गंगवार सर, 1 मिनट रुके। शैलेश भाई जो है ना, वो मैं इनको स्पॉटलाइट करता हूँ, आप लोग देखिए। जी सर जी।
सर ये ट्रायंगुलर फोसा है, ये जो खड्डा बन रहा है वो जी, तो इसका जो ये साइड का अंदर का ये जो कॉर्नर है जहाँ से ये ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ये कॉर्नर ये है, तो यहाँ पर एक नीडल डाली। दिखाई नहीं दे रहा कलेश भाई, थोड़ा दूर, हाँ थोड़ा अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, ये कान के अंदर ये ट्रायंगुलर फोसा है, तो यहाँ ये त्रिकोण बन रहा है यहाँ पर खड्डे के अंदर, तो यहाँ ये बाहर का कॉर्नर ये जो बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक 2 या 3 mm जितनी नीडल मैंने यहाँ पर डाली और दूसरी एक नीडल डाली थी यहाँ पर इस जगह पर। कौन सी कंडीशन में दिख रहा है पेशेंट की? सर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, ये 2 जगह पर मैंने नीडल डाली थी। कई पेशेंटों को तो सिर्फ ये सिंगल नीडल पर ही हिचकी बंद हो जाती है, लेकिन ये दो जगह पर डाली ना तो पूरी तरह से बंदी हो जाती है। सर ये किसी बुक में रेफरेंस है क्या? ये ऑरिक्यूलर एक्यूपंक्चर में उसका दिखाया हुआ है। ये बुक का रेफरेंस मुझे पता नहीं है सर अभी। ये वाला पॉइंट बताया मैंने, और दूसरा यहाँ का। सर 0.5 mm वाली नीडल से किया आपने? जी हाँ। ओके। ये लगता है सर जो प्लेस बता रहे हैं पॉइंट, इसको ट्रेगस बोलते हैं क्या सर? एनाटॉमी मुझे ध्यान नहीं आ रही। नहीं, ट्रेगस तो यहाँ पर है। अच्छा 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 जी, ओके सॉरी। इंटरनल ऑरिकल एंड एक्सटर्नल ऑरिकल का एंडिंग पॉइंट है सर ये। जी नहीं, वो तो दिख रहा नाम नहीं है। ये शायद हेलिक्स का जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये हेलिक्स है पूरा, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग के पास में यहाँ पर मैंने पंचित किया था। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ ठीक है गंगवार सर, थैंक यू सर। देखिए हंस के कितना क्यूट फेस है जी। थैंक यू। हाँ गंगवार सर, आप कुछ बोल रहे थे सर। हाँ सर, एक पेशेंट था सर, बेड रिडन था, 80 ईयर के थे सर। वो उनको सर ये क्या कहते हैं, प्रोस्टेट था, प्रोस्टोमेगाली, और सर रीनल फेल्योर में थे और सीवियर कॉन्स्टिपेशन था। तो मैंने उन्हें देखा था, तो ये एलोपैथ वाले क्या कहते हैं उन्हें, अब वो मसल रिलैक्सेंट भी लगाते थे इंजेक्शन, तब रुक जाती थी, जैसे ही उसका इफेक्ट खत्म और हिचकियाँ दोबारा आने स्टार्ट हो जाती थी। हिक्कप, सीवियर हिक्कप हर 15 मिनट में आते थे, बहुत भयंकर रूप से सर। तो सर मैं वही दिया मैंने सर, क्या कहते हैं उन्हें एक उत्तर बस्ती दी थी मैंने, और सर ये हिंग वो क्या कहते हैं शिवाचार पाचन चूर्ण दिया मैंने, और ये कामदुगा रस दिया, और ये मयूर पिच भस्म दी थी, मैडम ने बताई थी, और शंख भस्म दी। तो इसी में मैं रिकवर कर गए थे सर, दो तीन दिन के अंदर वो। जी बहुत अच्छा बताया आपने। और नारियल का छिलका जलाकर उसका धुआं देते हैं ना, तो उससे भी बंद हो जाती है। जी हाँ सर, और त्रिकटु का चूर्ण चटाया ना, उसकी भस्म को शहद के साथ चटा भी सकते हैं। त्रिकटु चूर्ण भी चटाने से हिक्का जाती है सर। वैसे तो शास्त्रों में बताया गया है कि कटफल चूर्ण का भी नस्य दे सकते हैं, जैसे प्रतिमर्श नस्य दे दिया ना, धूम नस्य के तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं, उससे भी हिक्का रुक जाती है। जी जी मैम, जितना तीक्ष्ण नस्य देंगे उसका इफेक्ट माना गया है। उसमें गाजर के रस का नस्य भी आया है, गुड़ शुंठी इनके नस्य का भी एक शास्त्रों में प्रयोग आया है, लहसुन के रस का, प्याज के रस का। लेकिन यहाँ एक और स्पेशल बात बताइए कि नारी स्तन्य, जो माँ का स्तन्य होता है, उसका भी नस्य इसमें कार्यकारी माना गया है, और माँ के स्तन्य को मतलब चटा भी सकते हैं, और लेकिन उसका नस्य के लिए भी वर्णन आया है उसमें। अगर आप थोड़ा सा चंदन, अगर उसके साथ जो है चंदन का भी कहते हैं ना, नारी नस्य में थोड़ा चंदन चूर्ण मिलाने के बाद अगर उसको नस्य के लिए प्रयोग में लाते हैं तो भी इसका असर देखा गया है।
जी जी मैडम, वो ब्रूहण और पित्त शामक है ना, इसलिए। जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। आकांक्षा मैम, आप कुछ बताना चाहती हैं? जी सर, इसमें जैसे सर ने बताया ना, श्वास में भी मिड एक्सहलेटरी के टाइम में अभी हम लोग ने चैप्टर में पढ़ा भी था, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं वहाँ पे, मतलब विद कम करने से। तो इसका शास्त्रों में भी वर्णन और वाग्मत में भी दिया हुआ है। तो अभी तो कोरोना में भी अभी जैसे जरा से सिम्टम्स मिले थे, जैसे भी हम लोग ने निदान अभी आपने जैसे पढ़ाया था कि बहुत सारे कुछ पेशेंट्स में सर ऐसे चीज मिली थी कि तुरंत जैसे उस टाइम टिपिकल मार्च अप्रैल मई में जब ये सिम्टम्स शुरू हुए थे, तो डायरेक्ट फ्रिज का पानी पीने के बाद एकदम से मतलब ये काश आके और प्रतिष्ठा है काश और ये सिम्टम्स होके, और उसके बाद फिर ज्वर की हिस्ट्री होके फिर ये कोरोना पॉजिटिव कई पेशेंट आए थे और ये बहुत जल्दी इसमें चले गए थे, मतलब कॉम्प्लिकेशंस में। तो इसमें सर जहाँ जहाँ पे श्वास के जो ऐसे पेशेंट थे जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही थी, तो वहाँ पे सर यही बिग एक्सिलरी लाइन में सर मतलब विधि कम करने से पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे, श्वास भी कम हुआ था और मतलब कैपेसिटी भी उनकी बढ़ी थी सर। तो ये सर मतलब एक मिनट सर, सर एक मिनट, बच्चा परेशान कर रहा है मेरा, मैं बोलती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। और डॉक्टर माधुरी मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, कुछ आप लोगों को बताना है तो बता सकते हैं, ऐड कर सकते हैं आप लोग के अनुभव। डॉक्टर कमल मैम, कमल जी, आपने देखा है हिचकी और श्वास के पेशेंट, हेतु निकाला है आपने? गुड मॉर्निंग सर। देखा है, लेकिन उस टाइम पे तो पेशेंट को मैंने ये अपना लाजामंड रहता है ना, वो और प्रवाल पंचामृत दिया था, उससे उसका कम हुआ था। वो पित्तज जैसा पित्तज हाइपर एसिडिटी के कारण उसको हुआ था, लेकिन 3 दिन उसको गैस्ट्रिक रिफ्लक्स इतना था, 3 दिन उस दादाजी का जो हिक्का था वो बंद नहीं, हिचकी इतनी बड़े बड़े जोर से आती थी सर, पानी पियो न पियो फिर भी उसको चालू ही रहता था। और उनको बोला था कि गैस्ट्रोस्कोपी कर देना आपके, तो उससे ही बंद हुई थी वो, मैंने दिया था तो। जी ओके ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, डॉक्टर सुधीर साहू जी, आपने देखे हैं हिचकी के पेशेंट? डॉक्टर सुधीर साहू जी सुन पा रहे हैं तो बताइए। जी सर, प्रणाम सर। हाँ बताइए। हाँ सर, एक हफ्ते तो पेशेंट्स देखे हैं काफी, और रीनल पेशेंट्स में ज्यादा देखने को मिलता है सर, और हाइपर एसिडिटी वाले पेशेंट्स में ज्यादा देखें तो मयूर चंद्रिका भस्म ही प्रयोग किया हूँ सर, तो वो उससे ही काम बहुत अच्छा बन जाता है। आपकी यूनानी में इसके बारे में क्या बोला है? सर इसमें अर्के ना नाई, मतलब ये जैसे पुदीने का जो अर्क रहता है ना, जी, वो भी काम कर सकते हैं, और ये जो इमली जो है सर, उसको चटा देते हैं, वो भी काम करता है, या आलू बालू जो फल होता है वो भी एक खिलाने को कहा गया है। बाकी कॉमनली ये सब चीजें नहीं मिलती, तो मयूर चंद्रिका भस्म दे करके, और भोजन के 1-1.5 घंटे बाद ये मैं दाढ़ी मामले शरबत वगैरह लेने बोलता हूँ, उससे भी काम बनता है सर। जी। और आपके मतलब यूनानी में ऐसा हेतु वगैरह बताया है क्या कि ये खाने से होता है, ये खाने से ऐसा होता है? बताया गया है सर, लेकिन अधिकतर जो बुक्स है ना, वो लैंग्वेज मोस्टली उर्दू, और उसमें जो वर्ड्स हैं वो फारसी अरबी के हो जाते हैं, तो हो नहीं पाता, जब बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ पाता, टीचर्स नहीं है यहाँ पे इसलिए। अच्छा, मतलब लेकिन आप लोगों में ऐसे हेतु और निदान का कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है क्या? हाँ सर, जी जी, जैसा सेम जैसा आयुर्वेद का सर वैसा ही है, जी बस वो खाली सफरा सौदा बलगम, मतलब वात पित्त का वो वैसा देख लिया, उसी तरीके से रहता है। जी जी जी। ठीक है। डॉक्टर आकांक्षा मैम कुछ बोल रही थी आप अभी?
डॉक्टर मिनल मैम आप कुछ बोल रही थी, कोई तो मैडम बोल रही थी बीच में। आप लोग कुछ बताइए, नहीं तो आगे का श्लोक पढ़ेंगे। आगे का श्लोक मैं पढ़ देता हूँ। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि किसी को बोलना है क्या? सरोज मिश्रा जी आपको कुछ बोलना है क्या? हाँ सर, मैं एक चीज अभी निकल के आई है, मैं अभी थोड़ा लिटरेचर इसका देख रहा था। हाँ। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है कि पेपर बैग के अंदर सांस लेने से भी हिचकी में आराम मिलता है। तो जनरली उन परिस्थितियों में हम पेपर बैग के अंदर सांस दिलवाते हैं जहाँ पे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन डेवलप होती है। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को हम रिवर्ट करने के लिए पेपर बैग के अंदर जब हम सांस दिलवाएंगे तो पेपर बैग के अंदर की जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और हम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करने लग जाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड सांस के अंदर जाके कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड एल्कलोसिस को रिवर्ट कर देता है, तो वहां पे भी हिचकी से आराम मिलता है। एक कंडीशन यहाँ पे और बताई है कि बर्फ को चूसने से और बर्फ का पानी, ठंडा ठंडा पानी पीने से, ठंडे पानी, आइस वाटर, चिल्ड वाटर के गरारे करने से भी हिचकी दूर होती है। तो ये निकल के आया था, यही मैं शेयर करना चाह रहा था सर। जी ठीक है। ये तो सर ये एल्कलोसिस या एसिडोसिस की बात कर रहे हो? एसिडोसिस में आएगी ना हिचकी तो ज्यादा। नहीं, तो ये जो इन्होंने बताया है सर कि पेपर बैग के अंदर ब्रीदिंग करने से, पेपर बैग के अंदर जब हम ब्रीदिंग करेंगे तो वो तो एल्कलोसिस को रिवर्ट कर रहा है। और यहाँ एल्कलोसिस को एक जी एल्कलोसिस को रिवर्ट कर रहा है। ऐसा होता है ना सर, जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस बॉडी के अंदर ज्यादा होता है तो तब ज्यादा हिक्का आती है, क्योंकि वायु का रुक्ष गुण वहां बढ़ता है। और सर बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं ना, मैंने कई श्वास रोगी देखे हैं, सांस की बीमारियां देखी हैं जो कि एल्कलोसिस की कंडीशन में अपनी प्रैक्टिस में एल्कलोसिस और एसिडोसिस दोनों ही कंडीशन में सांस ज्यादा बढ़ जाया करती है। ठीक है, तो केवल हम ये कहें कि केवल एल्कलोसिस में ही ऐसा होगा, ये गलत है। दोनों ही कंडीशन में होता है। और उसमें जब हम किया करते थे कि पेपर बैग के अंदर सांस दिलवाया करते थे, नंबर 1 वो एल्कलोसिस को रिवर्ट करता है। दूसरा हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन, कैल्शियम लेवल ब्लड में कम हो जाया करता था, वहां पे भी। या तीसरा पैनिक अटैक की कंडीशन, वहां पे भी। तो इस तरीके के जो जैसे पेपर बैग में के अंदर ब्रीदिंग हम करा रहे हैं, तो वो तो ओनली एल्कलोसिस को सैद्धांतिक रूप में रिवर्ट कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि हम पेपर बैग के अंदर की ऑक्सीजन को हम पूरा ले लेते हैं, उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाएगा तो वही तो एल्कलोसिस को रिवर्ट करेगा ना, एसिड एल्कलोसिस एसिड को ही रिवर्ट करेगा। तो ये सच सिद्धांत है सर। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर। क्योंकि बहुत सारे जितना भी एसिडोसिस के केस बहुत सारे लोगों ने बात किया, हमने इसमें एसिडोसिस के बारे में जैसे बहुत सारे लोगों ने बात किया। पित्तज वाले जो लोग होते हैं, अल्कोहलिक पेशेंट जो रहते हैं, रीनल फेलियर वाले जो पेशेंट रहते हैं, तो उनमें एसिडोसिस ज्यादा होता है। एसिडोसिस को रिवर्ट करने के फेरेनिक नर्व्स ज्यादा स्टिमुलेट हो जाती है, और फेरेनिक नर्व्स को वो करने के लिए, उसके हाइपर एक्टिविटी को मास्क करने के लिए फिर उसमें ऐसा चिकित्सा दी जाती है। अच्छा सर, इसमें एक और फ्रेनिक नर्व तो होती है जो डायफ्राम को डायरेक्ट। आइस वाला भी बताया ना सर, ये भी वहीं पे उसी पैथोफिजियोलॉजी पे काम करता है, क्योंकि वो एनेस्थाइज कर देता है। कई बार आपको ना वॉमिटिंग वाला पेशेंट आता है ना, बहुत सारे पेशेंट, आप उसको आइसक्रीम खिलाइए, तुरंत उसका मतलब वॉमिटिंग कितना भी सीवियर वॉमिटिंग हो तुरंत मास्क हो जाता है। ये एसिडोसिस जो बोल रहे हैं, ये पित्त स्थान समुद्भव, इससे तो कोरिलेट हो ही रहा है, पित्त स्थान समुद्भव। जी यहाँ पे दोनों ही स्थितियों में होता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे निकल के आ रही है,
जो हमारे गैग रिफ्लेक्स होते हैं, जैसे मुंह खोल के और गले में हम उंगली डालते हैं तो तुरंत वो स्पैज्म टाइप का होता है, तो ये जो इसको गैग रिफ्लेक्स बोलते हैं, ये डीप टेंडन रिफ्लेक्स है। तो ब्रेन की कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि इस एक्टिविटी को बढ़ा दे, वो भी हिचकी का एक कारण बन सकती है। तीसरी चीज, अगर जो हमारा कोई भी ऐसी कंडीशन जो हमारे माउथ और थ्रोट को ड्राई कर रही हो, तो वहां पे भी कोई फॉरेन पार्टिकल जाएगा और ड्राई गले के अंदर से होके गुजरेगा, तो वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन ही होता है, वो भी आपका तुरंत हिचकी को प्रमोट करेगा। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। वो वायु का रुख बढ़ाता है ना, जैसे ओपियम वगैरह ले लेते हैं ना लोग, तो उसमें भी ऐसा होता है। जी सर, हाँ हाँ। ज्यादातर तो लोग जो रहते हैं ना हमारे पास में, मैंने जो पेशेंट देखे हैं वो ज्यादातर लोग वही आते हैं जो बहुत सारी हिस्टीरिया के भी लोगों में बहुत सारे देखने को मिला है। उसमें तो हम मानसिक मनोस्रोतस पे काम करते हैं, कोई भी सिडेटिव इंजेक्शन वगैरह या कुछ भी सिडेशन टाइप का कुछ भी दवाई देते हैं, तो उसमें बेनिफिट होता है। बाकी जो रहते हैं सिरोसिस वगैरह के पेशेंट रहते हैं उनमें, और जिनको हाइपर एसिडिटी रहती है उनमें पित्त चिकित्सा दी जाती है, तो वो सारा ज्यादा बेनिफिट करता है। और किडनी पेशेंट के लिए भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस ज्यादा होता है, तो वहाँ भी हम एल्कोलोसिस के लिए सोडा बाइकार्बोनेट वगैरह पानी में घोल के पिला देते हैं, तो उसमें भी एकदम से तुरंत फर्क पड़ जाता है। नहीं तो इसमें तो कई बार सर ऐसा भी करते हैं ना, जैसे हमारा सोडा बाइकार्ब को ड्रिप में लगा के, हाँ वो इंजेक्शन लेते हैं सर, वो ना सोडा बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन, पर उसमें बेसिकली होता है ना, उसमें आपको एबीजी करना पड़ता है, तो आपको कितना करेक्शन में देना है, क्योंकि सोडा बाइकार्बोनेट ज्यादा देने से ना तो उसमें पोटेशियम लेवल भी कम हो जाता है। जी तो अगर पोटेशियम लेवल कम होगा तो लिथार्जिक आ जाएगी, हाइपोकैलेमिया की वजह से ना आपका एब्डोमेन के अंदर वो पैरालिसिस हो जाएगा, मतलब उसमें ब्लोटिंग के मतलब ऑब्स्ट्रक्शन के चांस ज्यादा रहते हैं। जी जी जी। ठीक है, अभी हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, फिर 3 मिनट के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू।